वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, ये है पार्ट 1 जिसमें हम करेंगे ओनली प्रीवियस 2 ईयर के क्वेश्चंस और आप ये देखेंगे कि इसमें कंप्लीटली 22 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से आए हैं। सो दिस शोज दैट हाउ द प्रीवियस ईयर आर सो इम्पोर्टेंट। कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर वो हम ये देखेंगे इसमें कि 22 क्वेश्चंस आए हैं, तो मतलब 22 क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको क्वेश्चंस में ये लगे कि आपको आता है तो एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद आप एक एक्सप्लेनेशन भी सुन लेना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट। हमने जो है जब बात की थी गवर्नमेंट बजट की तो हमने कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों के बारे में बात की थी। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कैपिटल रिसिप्ट से। ऑप्शन 1 हमारा क्या है? इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज। सेकंड हमारा क्या है? डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। थर्ड क्या है? बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। और फोर्थ क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। तो अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज, तो ये हमारी आ जाती है रिवेन्यू रिसिप्ट में। ठीक है, हमसे क्वेश्चन तो कैपिटल रिसिप्ट का पूछा है तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड है हमारा डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, तो ये भी हमारा किसका पार्ट है? रिवेन्यू रिसिप्ट का। तीसरा है हमारा बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, तो यहाँ पे पब्लिक के साथ साथ आपसे फॉरेन कंट्रीज भी गिवन हो सकता है, आरबीआई भी गिवन हो सकता है। तो ये सारे ही किसका पार्ट बनेंगे? ये सारे ही जो है वो पार्ट बनेंगे किसका? कैपिटल रिसिप्ट का। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट भी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक और बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज और आरबीआई। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट में वन मोर थिंग, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। एक और चीज ये आ सकती है कि रिकवरी ऑफ लोन गिवन बाय सेंटर टू स्टेट एंड अदर। जब सेंटर जो है स्टेट को या अदर यूनियन टेरिटरीज को जो लोन देती है उसकी जो रिकवरी आ रही है वो भी किसका पार्ट बनेगी? कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स डील्स विद। जो हमारा स्टेट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो किससे डील करता है? ऑप्शन ए, द पर्सन हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स, वो पर्सन जो लीगली रिस्पॉन्सिबल है टैक्स पे करने के लिए। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू लेफ्ट ओवर आफ्टर टैक्सेस, टैक्सेस देने के बाद जो हमारा रिवेन्यू बचता है वो। थर्ड है हमारा द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को देखने के बाद जो हमारा अमाउंट बचता है। और फोर्थ है हमारा द अमाउंट ऑफ टैक्स रिवेन्यू जनरेटेड आफ्टर अ टैक्सेस लेवीड। तो स्टेट्यूटरी इंसिडेंस की अगर हम बात करें, स्टेट्यूटरी इंसिडेंस क्या होता है? द पर्सन हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स, वो पर्सन जो लीगली रिस्पॉन्सिबल है टैक्स को पे करने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है कि इन एन इकोनॉमी द जीडीपी डिफ्लेटर इज फाउंड टू हैव बी 110। हमें जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है? 110। If the GDP has registered an annual growth rate of 15% in the same year, हमें क्या बतानी है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी की रेट ऑफ ग्रोथ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की, तो रियल जीडीपी ग्रोथ कैसे निकलता है? नॉमिनल जीडीपी प्लस हमारा इन्फ्लेशन। तो अगर अब यहाँ पे बात करें तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर 110 गिवन है। यहां से हमें पता चल जाएगा हमारा इन्फ्लेशन कितना है? 10 है। अगर 120 होता तो इन्फ्लेशन कितना होता? 20 होता। सो सिंपल, हमारा इन्फ्लेशन कितना आया है? 10 आया है। एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो एनुअल ग्रोथ रेट हम कर रहे हैं 15 की, इन्फ्लेशन है हमारा 10, तो रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है हमारी? 5%। द डिफरेंस बिटवीन, सो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा, दैट इज 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 1718 the Indian economy is becoming more formalized. This is indicated by which of the following shift? हमें करेक्ट कोड बताना है कि करेक्ट कोड कौन सा है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 1718 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा फॉर्मलाइज्ड हो गई है। और ये जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि किस में शिफ्ट आया है? सबसे पहला, एन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज ब्रोट
मोर फर्म्स इन द इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तो जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने के कारण क्या हुआ, हमारी ज्यादा फर्म्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आने लगी। नेक्स्ट, आफ्टर demonetization a significant increase has taken place in number of individuals filing income tax return। जैसे ही हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों ने टैक्स रिटर्न ज्यादा फाइल करने लगे। थर्ड है हमारा एन इंक्रीज इन सेविंग्स इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। जो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर्स है वहां पे सेविंग्स जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो अगर हम अपने कोड देखें तो कोड हमें क्या गिवन है कि ए भी करेक्ट है, ओनली सी करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, या फिर डी, बी और सी करेक्ट है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें तो इंडियन इकोनॉमी में जो भी शिफ्ट आए हैं उनमें ये तीनों ही कोड हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। अगर आपको याद हो तो हमने फाइनेंस कमीशन के ऊपर काफी ज्यादा बात की है। सो फाइनेंस कमीशन क्या कहता है कि ये इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 275। जो फाइनेंस कमीशन है वो 275 आर्टिकल में आता है। ठीक है, आपको बताना है आता है या नहीं आता, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, द प्रोविजन फॉर ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 280। ग्रांट्स इन एड किस में आती है, 280 आर्टिकल में आती है। तो अगर हम बात करें इन दोनों में से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन की तो ये अंडर आर्टिकल 280 में आता है। ठीक है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और ग्रांट इन एड की बात करें तो वो आता है आर्टिकल 275 में। तो दोनों ही हमारे क्या है, इनकरेक्ट हैं। सो नाइदर ए नॉर बी हमारी क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे। In the context of twin balance sheet problem in India, consider the following statement। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम। अब इससे जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, देखना 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हुए हैं सेम प्रीवियस 2 इयर्स में। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन इंडिया, इन सारी स्टेटमेंट्स को हमें देखना है। पहली हमारी क्या है, ओवर लिवरेज्ड कॉर्पोरेट डेब्ट। बी हमारी क्या है, हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। और सी हमारी क्या है, हाई फिस्कल डेफिसिट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्विन बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो ट्विन बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमारे ओवर लिवरेज कॉर्पोरेट डेब्ट हमारा इसका रीजन है, और हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमारा इसका रीजन है। सो ऑप्शन ए और बी हमारे बिल्कुल करेक्ट होंगे इसके अकॉर्डिंग। बी क्वेश्चन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, as on 31st March 2017, external debt of India was in which of the following range as percentage of GDP। हमें किसकी बात करनी है, एक्सटर्नल डेप्ट की बात करनी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हमसे क्वेश्चन 2017 का पूछा गया है, लेकिन हमें करंट पता होना चाहिए। अगर 2017 की बात करें तो हमारा एक्सटर्नल डेप्ट का जो रेंज है वो किस में है, 22%। लेकिन करंट अगर हम बात करें तो हमारी एक्सटर्नल डेप्ट है 19.7%। सो इसे आप नोट डाउन कर ले, ये करंट का क्वेश्चन है कि 19.7% हमारी क्या है, एक्सटर्नल डेप्ट है। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन पे चलें, कैपिटल गेन मींस, आसान सा क्वेश्चन है, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ऑप्शन बी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी इंक्रीज इन यील्ड ऑफ एसेट्स, और ऑप्शन डी है एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि हमारी एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया है। सो ऑप्शन ए क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, हमें सारे ही करंट डाटा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो वो कितना है, 4.59%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट है हमारा एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 3.27%। प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा कितना है, 2%। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो वो है हमारा 2.36%। टेंशन की बात नहीं है, टेलीग्राम पे मैं आपको करंट से रिलेट करती रहूंगी हमेशा, ताकि आप लोग भूलो ना। ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, आई विल सेंड यू द लिंक। फिस्कल डेफिसिट देखें तो कितना है, 4.59% एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। रिवेन्यू डेफिसिट कितना है, 3.27% एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी।
डेफिशिट कितना है 2% और रेवेन्यू डेफिशिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिट कितना है 2.36% ऑफ जीडीपी। ये सारे थे जुलाई 2018 के क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन सिर्फ एक पेपर में से आपको आए हैं, ठीक है। चलते हैं हम 2017 के पेपर पे। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, द बेनिफिट थ्योरी ऑफ एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन वाज गिवन बाय, ठीक है। जो बेनिफिट थ्योरी है एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन की, वो किसने दी थी? ऑप्शन ए है सेलिंगमैन, ऑप्शन बी है लिंडल, और ऑप्शन सी है डेल्टन, और ऑप्शन डी है पिगू। सो अगर हम बात करें बेनिफिट थ्योरी ऑफ एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन की, तो वो दी है एरिक लिंडल ने 1919 में, ठीक है। एरिक लिंडल ने 1919 में ये थ्योरी दी है। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज लॉजिकली मोस्ट कंसिस्टेंट विद द नॉर्मेटिव नोशन ऑफ। जब हमारी एबिलिटी होती है कि हम टैक्सेशन दे पाए, तो वो किसके साथ लॉजिकली कंसिस्टेंट है? सबसे पहला टैक्स न्यूट्रलिटी, हॉरिजेंटल इक्विटी, वैल्यू एडेड टैक्सेशन और वर्टिकल इक्विटी। चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो अगर हम बात करें, द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज लॉजिकली मोस्ट कंसिस्टेंट विद नॉर्मेटिव नोशन ऑफ वर्टिकल इक्विटी। अब वर्टिकल इक्विटी का मतलब क्या होता है? वर्टिकल इक्विटी का मतलब होता है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, अलग अलग इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में कितना अमाउंट पे कर सकते हैं। अलग, अगर उनके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस सबके अलग अलग होंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ही पे करेंगे। उसी को बोलते हैं उनकी एबिलिटी, वो अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग पे करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, वर्टिकल इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसर्न विद। जो हमारा प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का, वो किससे कंसर्न है? टैक्सेशन से, पब्लिक एक्सपेंडिचर से, पब्लिक डेब्ट से, या बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर से। सबसे पहले अगर हम बात करें मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की, तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल होगी? सैक्रिफाइस इम्पोज्ड बाय टैक्सेशन। हमने टैक्स पे किया है, हमने सेक्रीफाइस किया है, कम से कम उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंडिचर से उतनी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी उतनी तो मिलनी ही चाहिए। सो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल क्या कहता है? टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में बात करता है। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पे। द कोड यूज्ड अंडर जीएसटी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स की क्लासिफिकेशन के लिए जीएसटी में एक कोड यूज किया गया है, वो कोड कौन सा है? सबसे पहला एनआईसी, दूसरा है एचएसएन, तीसरा है जीएसटीएन, और डी है हमारा आईटीसी। तो अगर हम बात करें जीएसटी की क्लासिफिकेशन के लिए, तो एचएसएन है। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होता है। एचएसएन कोड यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये इसकी फुल फॉर्म है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे ऑथर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन मैंने ले ही लिया क्योंकि ये पर्टिकुलरली किसी उस टॉपिक का पार्ट नहीं बनेगा, तो मैंने इसी में इसको ले लिया, ठीक है। सबसे पहले गुनार मिडल दे रखे हैं, रुचि शर्मा दे रखा है, जगदीश भगवती और जोसेफ कंप्यूटर। लिस्ट 2 में आपकी दे रखी है बुक्स कि कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। सबसे पहली दे रखी है राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, दूसरी है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तीसरी है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, और फोर्थ है हमारी एशियन ड्रामा। तो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले गुनार मिडल की बात करें, तो गुनार मिडल ने लिखी है एशियन ड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट रुचि शर्मा की अगर हम बात करें, तो रुचि शर्मा ने लिखी है द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस। तीसरा जगदीश भगवती की बात करें, तो जगदीश भगवती ने लिखी है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और जोसेफ कंप्यूटर की बात करें, तो उन्होंने लिखी है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस, मैचअप के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, बुक्स और ऑथर के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 15th पे। देखो ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम यहाँ पे फिर आ गया, मींस अ कंट्री हैविंग। देखो अब इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली बात, ट्विन डेफिसिट को हम क्या कहते हैं? डबल डेफिसिट, ठीक है। डबल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री की इकोनॉमी जो है इंपोर्ट ज्यादा कर रही है एक्सपोर्ट करने से, ठीक है, और कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड कर रही है ज्यादा मनी, जनरेट करने से भी ज्यादा मनी वो स्पेंड कर रही है, उसे हम डबल डेफिसिट भी कहते हैं। सो ऑप्शन ए हाई फिस्कल डेफिसिट और हाई करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। हाई फिस्कल डेफिसिट और हाई रेवेन्यू डेफिसिट आएगा।
हाई फिस्कल डेफिसिट और हाई गवर्नमेंट डेफिसिट आएगा, और हाई फिस्कल डेफिसिट और हाई प्राइमरी डेफिसिट आएगा। तो अगर हम बात करें ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम की, तो उसमें क्या आएगा, हाई फिस्कल डेफिसिट और हाई करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों ही इसमें आएंगे। मैंने दोनों ही आपको वीडियोस में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, प्लीज एक बार सारी एक्सप्लेनेशन को सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16th क्वेश्चन हमारा क्या है, द गवर्नमेंट लेविंग टैक्स ऑन पोल्यूटर्स और चार्जिंग अ सरचार्ज फॉर पेस्टिसाइड्स यूज मीन। जो गवर्नमेंट है वो पोल्यूटर्स पे टैक्स चार्ज कर रही है, इंपोज कर रही है, और जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं उस पे भी सरचार्ज कर रही है। उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए इंटरनलाइजेशन ऑफ नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट, ऑप्शन बी मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट, और ऑप्शन सी है एग्जांपल ऑफ कोइस थ्योरम। इनमें से कोइस थ्योरम से भी क्वेश्चन आते हैं, हम इसको समझेंगे अपनी आगे वीडियोस में। तो सबसे पहले अगर आप एक देखो इस क्वेश्चन में, तो ये जो है एक तरीके की नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। इससे जो है एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे गवर्नमेंट जो है टैक्स चार्ज करती है। सो ये क्या है, इंटरनलाइजेशन ऑफ नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट। ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसको किसी तरीके से कम, उसकी कॉस्ट को कवर कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो हमारा है न्यूमेरिकल बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, एज्यूम करो एन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4% है पर एनम इंडिया में। What will be its contribution to country's GDP growth rate with 20% contribution of agriculture sector to GDP? ग्रोथ रेट कितनी है एग्रीकल्चर की? 4%। और अगर देखें तो कंट्री की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना दे रहा है? 20%। हमें क्या बताना है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये सीधा सा होता है 4 की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 20, आसानी से निकल जाएगा। 0 से 0, 2 5 जा 10, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 0.08%। सिर्फ हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर गुड्स दैट आर अनरिलेटेड इन कंजम्पशन एफिशिएंसीज, वो गुड्स जो अनरिलेट करते हैं हमारी कंजम्पशन से, efficiencies require that tax rate be inversely proportional to elasticity of demand. The definition of, किसकी definition है? बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल, सेकंड बेस्ट प्रिंसिपल, इनवर्स इलास्टिसिटी रूल और रामसे रूल। तो देखो ये ज्यादा रिलेट नहीं करता था, पर यहाँ पे टैक्स जैसी कुछ बात आ गई, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लिया है। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये रामसे रूल कहता है, ठीक है, जो गुड्स हमारे अनरिलेट करते हैं हमारी कंजम्पशन से, ठीक है, हमारी एफिशिएंसी क्या दिखाती है कि टैक्स रेट होना चाहिए, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? टैक्स रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट रिलेट करता है किसके? हमारी इलास्टिसिटी के। ठीक है, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन हमारा क्या है, ए फॉरवर्ड शिफ्ट टैक्स विल इफेक्ट। अगर टैक्स में फॉरवर्ड शिफ्ट आता है तो वो किस पे इफेक्ट डालता है? बायर और सेलर पे इक्वली, सेलर पे ज्यादा बायर पे कम, गवर्नमेंट रिवेन्यू पे नेगेटिवली, और बायर पे ज्यादा सेलर पे कम। सो ए फॉरवर्ड शिफ्ट टैक्स का अगर हम एग्जांपल लें तो इसका एक एग्जांपल है एक्साइज टैक्स, जब लगता है लग्जरीज पे। ठीक है, सो उसका इंपैक्ट किस पे जाता है? बायर पे जाता है। सो ए फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स विल इफेक्ट बायर्स मोर देन सेलर। तो अगर आपको किसी थ्योरी का कोई एग्जांपल भी याद है तो भी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कोस्ट केस फॉर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट ऑन, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, बेनिफिट रिसीव्ड, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, एबिलिटी टू पे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव टैक्स की तो उसमें क्या आता है हमारा? एबिलिटी टू पे। जब टैक्स रेट प्रोग्रेस करता है लो से हाई, लो से जब हम हाई की तरफ जाते हैं, एबिलिटी टू पे की बात होती है। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट इज मेजर्ड बाय, प्राइमरी डेफिसिट कैसे मेजर होता है सब कमेंट करके बताएंगे। ये फॉर्मूला है आसानी से जो हमने किया भी है अपनी वीडियोस में। ठीक है, 21 क्वेश्चन सब प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना कि क्या फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट का। ठीक है, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये भी हमने अपनी एक्सप्लेनेशन में समझा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। आरबीआई है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग है, या फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो उसकी प्रोग्रेस के लिए कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नीति आयोग। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। Thank you very much everyone. If you find it helpful then please like, share and subscribe. आपका एक लाइक
और एक शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।